आज के क्लास में ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन टेस्ट क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनके अतिरिक्त इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में आज हम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले बायोलॉजी में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल डाटा का उपयोग इसी जेनेटिक्स के चैप्टर में हुआ था। सबसे पहले इट वाज द फर्स्ट time when statistical data and mathematical logic were introduced in the biology। तो सबसे पहले बायोलॉजी में स्टैटिस्टिकल डाटा और मैथमेटिकल लॉजिक का उपयोग किया गया था। हम ये जानते हैं कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम अगर हाइट कैरेक्टर के जो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, एक टॉल एंड डार्क, अगर हम उनमें क्रॉस कराते हैं तो हमें जो जीनोटिपिक रेशियो मिलता है 1:1 मिलता है, और दिस इज जीनोटिपिक एंड फेनोटिपिक रेशियो 3:1, this is phenotypic। Phenotypic means 3 plants are tall and 1 plant dark, 3 लंबे और 1 बौना, और their genotypic ratio 1:2:1, 1:1। अगर हम इसको ये जेनेटिसिस्ट यूज binomial expression ax plus by whole square used in the expression of law of dominance and segregation। In this experiment, geneticist when cross the हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस पेरेंट होमोजाइगस, वी नो वेल नो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑलवेज 100% सेम टाइप ऑफ गैमीट्स, बट हेट्रोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमीट्स। One type of gametes contain capital T and 50% gamete contain small t। हाफ या 50% कैपिटल T प्लस 50% स्मॉल t ऑन द बेसिस ऑफ बायनॉमियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस इट हाफ t प्लस हाफ स्मॉल t का होल स्क्वायर इक्वल 1/4 कैपिटल T प्लस 1/2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस 1/4 स्मॉल t। ये a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, उसी सिद्धांत पर है कि ये जो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 t का स्क्वायर मतलब tt, फिर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और स्मॉल t का स्क्वायर स्मॉल tt, और यदि हम दोनों का 2ab निकालेंगे तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 कैपिटल T स्मॉल t, और जब उसका हम डबल करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/2 कैपिटल T स्मॉल t। तो इस टाइप से ये वही रिजल्ट आता है जो मेंडल ने ये गार्डन पी पर अपना एक प्रयोग किया था, और उन्होंने ये देखा था कि इन F2 contrasting traits were separated
and phenotypic ratio give rise to 3:1। इस प्रकार ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल लॉजिक इन द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यूज किया गया था। इसके बाद एक प्रकरण है टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया था टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द tall plant at F2. He crossed the tall plant with dwarf plant. It is known as test cross. इन्होंने क्या किया था कि जो F2 पीढ़ी में टाल प्लांट आते हैं तो टाल प्लांट का हम कैपिटल टी करेंगे तब भी वो टाल प्लांट होगा, और यदि हम कैपिटल टी और स्मॉल टी करेंगे तब भी वो टाल प्लांट होगा। लेकिन मेंडल ने कहा कि इसको हम कैसे, हाउ डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ दिस टाल प्लांट, इस टाल प्लांट का हम जीनोटाइप कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस टाल प्लांट के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने डार्क प्लांट से क्रॉस करा दिया, और ये देखा कि अगर क्रॉस कराने पर यदि सभी प्लांट्स टाल आते हैं तो इसका मतलब कि जो हमारा F2 का टाल प्लांट है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा, और यदि क्रॉस कराने के बाद 50% टाल प्लांट आते हैं और 50% डार्क प्लांट आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि F2 का जो टाल प्लांट है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो टेस्ट क्रॉस के बारे में भी उन्होंने ये बताया था, इसको टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस जानने के लिए उन्होंने कहा कि F2 पीढ़ी में जितने भी टाल प्लांट आए हैं उनका क्या जीनोटाइप है, उस जीनोटाइप को जानने के लिए हम उस टाल प्लांट को डार्क प्लांट के साथ हम क्रॉस कराएंगे, और हम ये देखेंगे कि अगर वो सभी पौधे टाल प्लांट आते हैं तो इट मीन्स उस टाल प्लांट का जीनोटाइप जिसको हम क्रॉस कराएं F2 का, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी हो। लेकिन अगर 50% टाल प्लांट आते हैं, 50% डार्क आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो टाल प्लांट है F2 का जिसका हम जीनोटाइप जानना चाहते हैं उसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस होगा, अर्थात एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। रियली जो ये प्रिंसिपल्स है इनहेरिटेंस का, जो सिद्धांत है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड, जिसको हम लॉ ये मेंडल्स लॉ भी कहते हैं। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ये दो लॉ डिस्कवर किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस हम डिस्क्राइब करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये बताया था कि व्हेन he crossed the contrasting traits of one character, it means वो एक ही कैरेक्टर के जब वो दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को मेल एंड फीमेल बनाकर जब क्रॉस कराया तो उन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में all plants are tall, and it means one character was visible and another was hidden. एक कैरेक्टर तो दिखाई दिया, दूसरा का कैरेक्टर जो छिप गया। इसका मतलब यह है कि जब वो टाल और डार्क में क्रॉस कराए तो पहली पीढ़ी में केवल टाल प्लांट आए और एक जो है बिल्कुल छिप गया। इसके लिए उन्होंने कहा
कि कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय ए सिंगल फैक्टर, कोई भी कैरेक्टर सिंगल फैक्टर से ही इनहेरिट होता है, वंशागत होता है, पितर पीढ़ी से संतान पीढ़ी में जाता है। तो कोई भी कैरेक्टर सिंगल, क्योंकि टाल प्लांट के लिए केवल एक ही फैक्टर आया है, एक फैक्टर तो डार्फ से आया था। तो यदि वो पहली पीढ़ी के सभी प्लांट अगर टाल हुए, इसका मतलब कि कोई भी कैरेक्टर, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी कैरेक्टर ट्रांसमिट इन द प्रोजेनी बाय सिंगल फैक्टर। दूसरा चीज उन्होंने बताया था, लेकिन फैक्टर दो होंगे, फैक्टर आकर इन पेयर, फैक्टर हमेशा जो है वह पेयर में ही होंगे। जैसे कहने का मतलब ये कि जब उन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी में और स्मॉल टी में क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में एक टी इधर से आया, एक टी इधर से आया, स्मॉल टी, और जो प्लांट बना वो कैपिटल टी स्मॉल टी का बना, और ये सभी कैसे थे, टाल। तो उन्होंने ये बताया कि जब ये टाल थे तो टाल के लिए तो कैपिटल टी आया, स्मॉल टी तो आया नहीं, तो डार्फ के लिए। तो जब कैपिटल टी आया तो ये कैपिटल टी, उन्होंने कहा कि कोई भी कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, वह सिंगल फैक्टर से ही ट्रांसमिट होता है। दूसरा नियम उन्होंने बताया, लेकिन जब वो एक्सप्रेस होगा प्रोजेनी में, एनी कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड बाय डबल फैक्टर, जब ये दोनों फैक्टर साथ में होंगे, एक इधर से और एक इधर से, तभी वो टाल प्लांट आएगा, तभी वो टाल प्लांट दिखेगा। लेकिन टाल के लिए केवल एक ही कैपिटल टी ही जिम्मेदार है, स्मॉल टी नहीं, लेकिन वो उस प्रोजेनी में दोनों। तो उन्होंने बताया कि कोई भी कैरेक्टर वो ट्रांसफर होता है सिंगल फैक्टर से और एक्सप्रेस होता है, ये कभी भी फैक्टर जो है वो हमेशा पेयर में आते हैं। और तीसरा चीज उन्होंने बताया कि अगर हेटेरोजाइगस फैक्टर है तो हेटेरोजाइगस में वन फैक्टर इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। अगर हेटेरोजाइगस की कंडीशन है तो उसमें एक कैपिटल टी इज डोमिनेंट होगा और सेकेंड वन इज रिसेसिव, तो दूसरा जो है वो रिसेसिव। इस तरह से उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में तीन बातें बताई थी। पहला, कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर ट्रांसमिट इन द प्रोजेनी बाय डिस्क्रीट और सेपरेट और सिंगल फैक्टर। सेकेंड वन, फैक्टर्स ऑकर इन पेयर, फैक्टर्स जो है पेयर में आते हैं। और थर्ड चीज उन्होंने बताया था, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन one allele is dominant, one factor is dominant over another. For example, here capital T is dominant, small t is recessive. Next, उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में क्या बताया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने ये बताया था कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब हम F2 पीढ़ी में हम पैर का क्रॉस करा के जब हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, तो उस F2 पीढ़ी में रिसेसिव कैरेक्टर आर सेपरेटेड। जो रिसेसिव कैरेक्टर है जो फर्स्ट पीढ़ी में एक्सप्रेस नहीं हुआ, वह सेकेंड पीढ़ी में एक्सप्रेस होता है विदाउट एनी ब्लेंडिंग। या उनके कहने का आशय बस यही था, सेपरेशन विदाउट ब्लेंडिंग, बिना किसी मिक्सचर बनाए। जैसे अगर हम ये क्रॉस कराते हैं या फोर्थ पीढ़ी में तो टाल प्लांट आते हैं, जबकि उसमें स्मॉल टी भी है डार्फ के लिए, लेकिन जब हम इसी का क्रॉस करा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसके गैमेट 2 होंगे कैपिटल टी, इसके गैमेट होंगे 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी, फिर हम इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हम जब इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो आएगा स्मॉल टी। इसका मतलब यह है कि फेनोटाइपिकली 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट इज डार्क। Saying this, Mendel expressed as conclude that कि one plant expressed dark without any blending, बिना मिक्सचर बनाए एक प्लांट बौना पैदा हो गया। तो उन्होंने देखा था, कहा था कि पहली पीढ़ी में जो भी कंट्रास्टिंग ट्रेड छिप जाते हैं, जो भी कैरेक्टर छिप जाता है, और दूसरी पीढ़ी में जब वो एक्सप्रेस होता है तो एक्सप्रेस होने के लिए वह फ्रिक्वेंटली बिना किसी ब्लेंडिंग के, बिना किसी मिक्सअप के वह अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस उनके एक्सप्रेशन के बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने निरंतर इस इनहेरिटेंस के ऊपर प्रैक्टिकल करते रहे, और उसमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स मिले जहां मेंडल्स लॉ बिकम फेल्ड। मेंडल्स के लॉ फेल हो गए, वहां लागू नहीं हुए। उसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स कोरेन। चार्ल्स कोरेन ने, वैज्ञानिक थे चार्ल्स कोरेन, इन्होंने मिराबिलिस जाल्पा, एक पौधा है मिराबिलिस जाल्पा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जाल्पा, इसका एग्जाम्पल बढ़िया ढंग से किताब में उनका फिगर दिया हुआ है, आप उसको देखिए। मिराबिलिस जाल्पा या 4 o'clock प्लांट में फ्लावर कलर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने पाया, एक रेड एंड दूसरा व्हाइट। बट चार्ल्स कोरेन क्रॉस्ड विथ ईच अदर, he found in first generation all the plant are pink। उन्होंने पाया कि जब वो लाल और सफ़ेद में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने पाया कि सभी प्लांट्स क्या हैं, पिंक कलर के। और जब सभी प्लांट्स अगर पिंक कलर के हैं तो इसका मतलब न ये फैक्टर न वो फैक्टर कोई जो है अपना कलर एक्सप्रेस नहीं किया। इसके लिए उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने जो एलील्स की रचना की, उन्होंने बताया कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये व्हाइट कलर और ये रेड कलर, और जब इनमें कैपिटल आर और स्मॉल आर के गैमेट बने, क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, दीज आर पिंक, तो ये पिंक हो गए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसका जो रेशियो है, फिर जब उन्होंने F2 में देखा तो F2 में 3:1 न आकर के वह फेनोटाइप और जीनोटाइप दोनों 1:1 है, बोथ जीनोटाइप है फेनोटाइप, दोनों रेशियो उनको 1:1 मिला। इसका मतलब ये कि 1 प्लांट रेड इन कलर, 2 plant gives flower pink color and 1 plant gives flower white. Saying this, Charles Koren termed the use incomplete dominance, and he explained that the capital R is not dominant over small r.
जो कैपिटल आर है वह स्मॉल आर पर डोमिनेंट नहीं है, हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन मिराबिलिस जाल्पा पर उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन एक फ्लावर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डार्क फ्लावर। डार्क फ्लावर को कहते हैं स्नैपड्रैगन या उसी को कहते हैं एंटीडाइनम। तो स्नैपड्रैगन या डार्क फ्लावर में भी यही पाया गया। लाल पुष्प और हरा ये सफ़ेद पुष्प देने वाले पौधों को जब क्रॉस कराया गया तो उसमें ये पाया गया कि जो प्रोजनी आते हैं वो पिंक कलर के आते हैं। तो मिराबिलिस जाल्पा या 4 o'clock प्लांट, दूसरा प्लांट मैंने जिक्र किया डार्क फ्लावर या स्नैपड्रैगन जिसका वानस्पतिक नाम है एंटीडाइनम। तो ये दोनों प्रकार के पौधों में इस तरह से ये पाया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यही है कि वन फैक्टर इज नॉट डोमिनेंट ओवर बोथ द फैक्टर मिक्सअप blend and produce pink color. Next, explanation of dominance. Explanation of dominance. देखिए डोमिनेंस के लिए एनसीईआरटी में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है कि डोमिनेंस के लिए जो फैक्टर होता है, जो अलिल्स होते हैं, वह कैरेक्टर को कैरी करते हैं। तो सिंगल अलिल्स कैरी ए सिंगल कंट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे एक अलिल्स वह रेड कलर को कैरी करेगा और दूसरा अलिल जो स्मॉल आर है वो वाइट कलर को कैरी करता है। इसलिए जो फैक्टर कैरेक्टर को कैरी करता है दिस इज अनमॉडिफाइड, वह बिल्कुल अनचेंज्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन दूसरा जो होता है स्मॉल आर वो चेंज्ड हो जाता है। आप ये जानते हैं कि कोई भी कैरेक्टर जीन के द्वारा कैरी होता है और डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो 2x के ऑर्गेनिज्म हैं, जो कह लीजिए कि जिसमें क्रोमोसोम संख्या डबल पाई जाती है, जैसे ह्यूमन बींग्स आर आल्सो अ डिप्लॉइड एनिमल, तो इसमें एक जीन की 2 कॉपी होती है। हर जीन अपना एक 2 कॉपी बनाता है। जैसे ये कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये 2 कॉपीज ऑफ द जीन, दीज आर नोन एज एलील्स। तो जो जीन है जो अपने रूप में है, ओरिजिनल रूप में है और वो कैरेक्टर को कैरी करता है फॉरएवर, वो कहलाता है कैपिटल आर। दूसरा जो स्मॉल आर है वह उसकी दूसरी कॉपी है जो चेंज्ड होती है। इसके जीन में कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन हो जाता है जिसको आप कह सकते हैं म्यूटेट, उत्परिवर्तन, म्यूटेट। और म्यूटेट होने के कारण ये उस वो कह लीजिए कि उस कैरेक्टर को प्रस्तुत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, माने कुछ कम भी कर सकता है। जैसे किसी प्रोटीन का निर्माण करना है तो ये कैरेक्टर आर तो बिल्कुल लाल कलर के लिए करेक्ट प्रोटीन का निर्माण करेगा, लेकिन जो स्मॉल आर है उसके 3 कंडीशन हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉपी या वो अलिल्स कुछ चेंज्ड है, इसलिए वह 3 विकल्प दे सकता है। या तो वो उस प्रोटीन को हूबहू जैसे कैपिटल आर बना रहा है उसी तरह से भी बना दे, या उससे कुछ कम प्रभावी बनावे, और दूसरा कंडीशन है कि ऐसा प्रोटीन बनावे जो नॉन फंक्शनल हो, और तीसरा कंडीशन है कि वह प्रोटीन बनाए ही ना। तो ऐसे कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि जो कैपिटल आर है जो अनमॉडिफाइड है, जो चेंज नहीं हुआ है, और जो मॉडिफाइड तो अनमॉडिफाइड जो नहीं चेंज हुआ है दीज आर डोमिनेंट, और जो चेंज्ड हुआ है जो मॉडिफाई हो गया है दीज आर नोन एज रिसेसिव।
तो उन्होंने ये डोमिनेंस के सेंस में यह एक्सप्लेन किया था कि जो एलील्स अनचेंज्ड होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं, जिसमें उस प्रोटीन को बनाने की क्षमता हो भी सकती है, नॉन फंक्शनल बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते, दीज आर रिसेसिव। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और लास्ट प्रकरण आज का है कोडोमिनेंस। देखिए, कोडोमिनेंस बड़ा ही क्लियर है, और क्लियर का अर्थ यही है कि यहाँ पर जो ये मल्टीपल एलील्स में दिखाई देता है, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ट्रांसफ़र हो सकता है ना हो, इसलिए कोडोमिनेंस को अब हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये 25-26 मिनट का हो गया। तो ठीक है, इसको कोडोमिनेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।